session 2 on the topic censorship of films and OTT. And it's our pleasure that we have among us Mr. Jaishankar Gupta ji. So before I talk about sir and give his description, may I request Charu ma'am for the welcome. Thank you, Mona. As we are having sessions on faculty development program, and the broad theme of the faculty development program is post-COVID-19 media, entertainment and digital consumption. So we have had various topics covered under this broader theme, and we have listened to various experts from the industry on various segments. And today's this session is on censorship policy for films and OTT platforms. And for this, I heartly welcome Shri Jaishankar Gupta ji for this important session for the faculty. And on behalf of Vivekananda Institute of Professional Studies, I welcome him. He has contributed a lot in the field of media as a president of Press Association, as a member of Press Council and various other areas. And we are really grateful to him for take out time for us and to talk to our faculty who are here, not only from WIPS or VSJMC, but from other institutes and universities as well. So we welcome you, sir, and we would love, to have you in our campus whenever we have, the situation opens up. Over to Mona, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. तो इससे पहले जयशंकर जी हमें कुछ चीजों के बारे में आज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे, छोटा सा एक उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। जयशंकर गुप्त जी भारत सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के प्रतिष्ठित संगठन प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रह चुके हैं। वो शुरू से ही महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रभावित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध इरविंग क्रिश्चियन कॉलेज में कला स्नातक की पढ़ाई के दौरान अधिकतर समय आजमगढ़ की जेल में तथा जेल से बाहर आकर भूमिगत आंदोलन में बीता। आपातकाल के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार से बहुत जल्दी मोह भंग होने के क्रम में अपने ही सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए जेल यात्रा और फिर सक्रिय राजनीति से संन्यास और सक्रिय पत्रकारिता की ओर झुकाव किया। 1979 में काशी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता स्नातक की डिग्री लेकर सक्रिय पत्रकारिता के मैदान में वाराणसी, इलाहाबाद, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, वापस दिल्ली, दिल्ली से नागपुर और फिर वापस दिल्ली, तकरीबन 4 दशकों की सक्रिय पत्रकारिता में अमृत प्रभात, राजस्थान पत्रिका, असली भारत, श्री वर्षा, ब्लिट्स, महाराष्ट्र मानस, रविवार, नवभारत टाइम्स, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान में विभिन्न स्तरों पर नौकरी करने के बाद नागपुर में लोकमत समाचार के साथ कार्यकारी संपादक के तौर पर जुड़े और फिर वापस आकर दिल्ली कार्यालय में वरिष्ठ ब्यूरो प्रमुख सह कार्यकारी संपादक के रूप में सेवाएं देने के बाद फिलहाल देशबंधु के कार्यकारी संपादक के पद पर कार्यरत हैं। विभिन्न टीवी चैनलों में पर समसामयिक राजनीतिक सामाजिक विषयों पर विशेषज्ञ विश्लेषक के रूप में प्रस्तुति और कभी कभार पत्रकारिता के छात्रों का संबोधन शिक्षण भी करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही देश के कई अन्य भाषाओं के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकारियों में सर की रचनाएं प्रकाशित हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मोना और धन्यवाद चारुलता जी, आपका अपने इंस्टीट्यूट में बुलाने के लिए, मुझे ऐसे गूढ़ विषय पे बात रखने के लिए जो आमतौर पे हम लोगों से थोड़ा सा कटा ही रहता है। अभी 1 दिन 2 दिन पहले ही तो आपके संस्थान से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार संपादक और हमारे पड़ोसी हैं, मित्र हैं, प्रवीण कुमार सिंह जी, उनका फोन आया, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि सर आपको इस विषय पे बात करनी है। तो मैं तो थोड़ा सा अचकचा सा गया, थोड़ा अचरज भी हुआ कि भाई मैं तो इस विषय से सीधे मेरा कोई जुड़ाव रहा नहीं है। मैं तो मूलतः प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ पत्रकार रहा हूं, कभी टीवी चैनलों पे अपलोड करते हैं तो, लेकिन ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो हम
उसके लिए भी हम देखेंगे, सोचेंगे, अपनी बात करेंगे, जैसा भी हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस जो विप्स और वीएसजेएमसी के साथ इसके चेयरपर्सन के रूप में हमारे एक और मित्र सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और हमारे बड़े अच्छे पुराने मित्र रहे हैं। उनके साथ भी हम लोगों की कई यात्राएं हुई हैं, कई बार हम लोग साथ साथ रहे हैं। तो ये सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, थोड़ा हमारे हम भी कभी छात्र रहे हैं पत्रकारिता के, तो लगा कि एक बार फैकल्टी के लोगों के साथ जुड़ना अच्छा लगेगा, अच्छा एक अनुभव मिलेगा। तो इसलिए मैंने हाँ कर दी और आज आपके बीच में हूँ। आपको पता है कि जो पत्रकारों के बारे में कहावत होती है कि जय का फाल एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब हर विषय पे आप उनसे बात कर लीजिए, करवा लीजिए, लेकिन किसी खास विषय पे उनकी उतनी विशेषज्ञता उस ढंग से नहीं होती है जैसी और लोगों के किसी विशेषज्ञ की हो सकती है। तो यही हम लोगों के साथ भी रहता है कि आपसे कब किस विषय पर बुलवा लिया जाएगा, कब कब किसी विषय पे लिखवा लिया जाएगा, इसका भी आपको ज़्यादा पता भी नहीं रहता और समय भी कम रहता। तो कम समय के अंदर हमको इस विषय पे आज बात करने के लिए आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी थोड़ी जो ये है अचकचाहट सी हो रही है कि फैकल्टी के लोगों के बीच जो लोग कक्षाएं लेते हैं, नए पत्रकार तैयार करते हैं, उनके बीच अपनी बात रखना थोड़ा सा डर भी लगता है। तो मैं अब ज़्यादा इसके बारे में क्या कहूँ, सीधी सी बात यह है कि अब हम विषय पे ही आ जाते हैं। मूलतः तो हमने जैसे बताया कि हम प्रिंट के ही पत्रकार रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हाल के दशकों में ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का या डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का विस्तार हुआ है, तो उससे हम अपने आप को काट करके नहीं रख सकते हैं। या मनोरंजन के फील्ड में भी जो बातें जिस ढंग से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मतलब एक तरह से समानांतर विकास हो रहा है। जैसे मीडिया का क्षेत्र ले लीजिए या मनोरंजन का क्षेत्र ले लीजिए, तो समानांतर विकास हो रहा है। जैसे प्रिंट से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए, उसके बाद फिर डिजिटल मीडिया में आ गए, फिर सोशल मीडिया में आ गए। उसी तरह से कभी मनोरंजन के क्षेत्र में हम नाटकों की बात करते थे, गानों की बात करते थे, फ़िल्मों की बात करते थे, फ़िल्में देखते थे, फ़िल्मी गाने सुनते थे। कितनी बार बिना का गीतमाला और ये सब जितने लोकप्रिय होते थे। जब दूरदर्शन आया इस देश में तो चित्रहार या फिर जो धारावाहिकों का प्रचलन हुआ, महाभारत, रामायण, इस तरह के जो धारावाहिक आए, धार्मिक या पौराणिक कथाओं पे आधारित थे, तो इनका चलन काफ़ी बढ़ा। फिर पहले जैसे हम सुनते थे कि साहब वो फलाँ फ़िल्म ने सिल्वर जुबली मना ली, गोल्डन जुबली मना ली, फिर डायमंड जुबली मना ली। अब जो हमारे धारावाहिक आ रहे हैं, तो इनके बारे में तो ये हो रहा है कि साहब कि कुछ धारावाहिक तो ऐसे-ऐसे हैं कि वो सालों-साल चले जा रहे हैं। पता लगा कि अब उनकी हीरक जयंती या स्वर्ण जयंती या सिल्वर जयंती नहीं मनाई जाती है, अब उनका वर्षगांठ मनाई जाती है कि कितने साल पुराने हो गए और लगातार वो चले जा रहे हैं। तो अब इस तरह से उसके बाद ये जो नया दौर आया है ओवर द टॉप प्लेटफ़ॉर्म, तो इसके चलते जो है एक नया दौर शुरू हुआ है, जो मनोरंजन के क्षेत्र में एक नया दौर शुरू हुआ है। और ख़ास तौर से इसको मौका मिला है जो एक कोरोना नाम की जो महामारी हमारे देश में या दुनिया भर में फैली, तो लोग सिनेमा हॉलों में जाना उनका बंद हो गया, सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते थे या और उसके सीरियल्स वगैरह में भी बहुत हो गया कि ज़्यादा शूटिंग्स नहीं होंगे, ज़्यादा ये नहीं होगा, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर। तो एक जो ऊब सी पैदा हो रही थी और जो खालीपन बन रहा था, उसको भरने का काम ये ओटीटी ने किया है। मतलब ओवर द टॉप प्लेटफ़ॉर्म जिसको आप कहते हैं, कि इसने करने का काम किया। शुरुआती दौर में तो क्या था कि जो ओटीटी में अ, होस्टिंग होती थी, जो सामग्री की मतलब फ़िल्म या सीरियल या कुछ भी होता था, उसको ये लोग होस्ट करते थे। बाद में एक दौर ऐसा भी अब शुरू हो गया कि अब वो लोग खुद ही अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं, अपना सीरियल, अपना वेब सीरियल, अपनी फ़िल्म, अपना डॉक्यूमेंट्री, अपने फीचर फ़िल्म, ये सब खुद तैयार करके खुद ही परोसने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब ये पहली बात तो ये है कि इंटरनेट के ज़रिए इनका होता है। इंटरनेट के ज़रिए आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर पर, फिर आपके टीवी चैनल्स पर, या आराम से इस पर बैठे घर में बैठ कर के लोग देख सकते हैं। तो अब हालत ये हो गई है कि इसने पूरी तरह से एक रिप्लेस कर दिया, मतलब लोगों का ध्यान जो है धीरे-धीरे सीरियल से और सिनेमा हॉलों से, सिनेमा हॉल में जाकर के फ़िल्म देखने से हटता चला गया और ओटीटी के ज़रिए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर या टीवी चैनल्स पर भी टीवी सेट्स पर भी बैठ करके ये आप देख सकते हैं। मनपसंद की जो हमारी फ़िल्म है, जो जो वेब सीरियल्स हैं, बहुत सारे सीरियल्स आने लग गए, बहुत सारी फ़िल्में उस ढंग से तैयार होने लग गईं।
और इसने एक नया पूरा तैयार कर दिया, कुनबा तैयार कर दिया। जैसे जो फिल्मकार थे, प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स हों या अभिनेता हों, इनकी एक नई ब्रीड नई तैयार हो गई। इसमें रचना धर्मता नए ढंग का एक निकल करके आना शुरू हो गया और जो स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से काम करना शुरू किया। आम जन की बोलचाल की भाषा है, जो आम आदमी की बोलचाल की भाषा है, उसमें जा करके या फिर जो ऐसे विषय उठाने शुरू कर दिए इन लोगों ने, जो आम जनता को टच करते हैं, उससे जुड़े हुए लगते हैं कि मतलब एक जो कृत्रिम जैसा हम फिल्मों में देखते थे या जो सीरियलों में देखते थे, वही सास बहू के किस्से और ये सारा, तो इन सब से हट करके थोड़ा इन्होंने शुरू कर दिया। और वो जो फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस होती थी, जब कभी फिल्मों में किसी फिल्म में एक अच्छा काम कर दिया, लेकिन अचानक फिर पता लगा कि वो गुमनामी के अंधेरे में गायब हो गए, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया। उससे उनकी एक अचानक उनकी अंदर की जो प्रतिभा थी, उनके अंदर की जो क्षमता थी, उससे उनको प्रसिद्धि और पैसा और सब कुछ मिलना शुरू हो गया। तो वो नए-नए हीरो तैयार हो गए, नए-नए जो सीरियल्स आए हैं। अब आप हाल के वर्षों में किसी एक फ़िल्म के बारे में आपको उतना याद नहीं होगा, जितना आप ये मिर्ज़ापुर के बारे में चर्चा कर सकते होंगे, या ये क्या नाम है अपना द फैमिली मैन है, पाताल लोक है, स्कैम 1992 है या सेक्रेट गेम्स है। इस तरह के बहुत सारे, और मतलब 1-2 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नहीं, बल्कि हमको लगता है कि 30 एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से न्यूज़ ये नेटफ्लिक्स है या अमेज़न प्राइम है या जी प्राइम है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, अमेज़न प्राइम है। मतलब इस तरह के बहुत सारे रोज़ नए-नए आते जा रहे हैं और उनकी अपनी एक बनती जा रही है, अपने प्लेटफ़ॉर्म से वो दिखा रहे हैं फ़िल्में। और जैसे विक्रांत मैसी कोई एक्टर है, जो जितेंद्र कुमार जीतू है, या पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज बाजपेयी हैं, सैफ अली खान, राधिका आप्टे, रसिका दुग्गल, इस तरह के लगातार बहुत सारे चेहरे हैं जो उनको आप फ़िल्मों में देख कर के देखते थे कभी-कभार, लेकिन अब वो इसके बड़े-बड़े हीरो हो गए हैं। मतलब जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए आकर के उनका एक नाम और उनकी अब कथाएँ आने लग गई हैं। तो इस तरह से एक विस्तार हुआ है और कहा जा रहा है ये कि ये आने वाले वर्षों में, मतलब जो आने वाले दिन हैं, उसमें ओटीटी का ही जलवा रहेगा ज़्यादातर। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत में 2024 तक जो है, अगर देखें तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का बाज़ार जो है 2 2.9 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर तक होने की संभावना बताई जा रही है कि इतना ये विस्तार पकड़ लेगा ये। और मुख्य रूप से ये इंटरनेट के ज़रिए ही अपने दर्शकों से, अपने ग्राहकों से जुड़ता है। और दूसरा ये कि इसका कोई सार्वजनिक प्रसारण उस ढंग से नहीं होता है कि जिसको जो चाहे वही देख लेगा, नहीं। इसके लिए जो उनके ग्राहक होते हैं, जो उनके दर्शक होते हैं, वो सब्सक्राइब करते हैं और वो अपनी पसंद का, जो उनकी पसंद होती है, वही फ़िल्म या वेब सीरियल वो लोग देखते हैं। मैं तो आम तौर पे बहुत कम देख पाता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे जो है, वो लगातार मैं देखता हूँ कि कभी लैपटॉप पर या कभी वो टीवी सेट पर भी जमे रहते हैं, और वो पूछने पे क्या देख रहे हो, तो ये वेब सीरियल देख रहे हैं, पाताल लोक देख रहे हैं, या तांडव देख रहे हैं, या मिर्ज़ापुर देख रहे हैं, या कभी-कभी जो पंचायत या इस तरह के नाम हमको भी बताते हैं, लेकिन हमारे पल्ले ज़्यादा पड़ता नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, मतलब ये भविष्य का जो मीडिया है, भविष्य का जो मनोरंजन है, उसको आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये बातें तो आई हैं, लेकिन अब इसके साथ एक और आई है कि लोगों में एक जो शिकायतें भी तैयार हो रही हैं, लोगों के अंदर एक ये भी आ रहा है, ख़ास तौर से इसकी भाषा को लेकर के और इसके कंटेंट को लेकर के। कई बार कहा जाता है कि जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो सामग्री परोसी जा रही है या स्ट्रीम हो रही है, वो किसी तरह के नियमन के अधीन नहीं है। तो स्वतंत्र रूप से जो मन में आता है अपने ढंग से लोग करते हैं, कराते हैं। तो कई बार उसकी भाषा बहुत ही अश्लील होती है, या आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वो कंटेंट या दृश्य जो होते हैं, वो ऐसे दृश्य नहीं होते हैं जो एक साथ परिवार के लोग बैठ करके, बाप बेटी, भाई और बहन और पत्नी, सारे लोग एक साथ बैठ करके देख सकें। ऐसा ऐसा भी कई बार महसूस होता है। तो इसको लेकर के भी कई बार ऑब्जेक्शंस होते हैं, उसके खिलाफ शिकायतें होती हैं। इसके अलावे उसके कंटेंट को लेकर के कई बार इस तरह के भी विवाद आए, जैसे वो क्या बोलते हैं, राजनीतिक मसलों पर भी, या समाज में वो घृणा फैलाने का, नफ़रत फैलाने का, तनाव फैलाने का आरोप भी इन पर लगता रहा है। अब वो सेक्रेड गेम्स के बारे में बताते हैं कि साहब वो सैफ अली खान की जो फ़िल्म रही है, ये वेब सीरियल रहा है, उसमें जो पहला उसका पार्ट था, उसमें दिखाया गया कि साहब स्वीडिश कंपनी से
कोई गांधी जो है वो गोला बारूद या हथियारों की खरीद करते हैं, उसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात उठती है। तो इसको लेकर के हुआ कि साहब ये लगता है कि गांधी परिवार को टारगेट किया गया है, या फिर उसी में ये भी आता है कि वो तलाक कानून को लेकर के या ये उसको लेकर के ये गांधी परिवार पर या एक खास पार्टी पर जो है मुसलमानों के तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए गए, या इस तरह के और भी बहुत सारे सीरियल्स आए। जैसे आश्रम कोई एक वेब सीरियल आया, उसमें कहा गया कि साहब इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों, उनके संतों के बारे में बहुत गलत दिखाया गया, गलत बातें प्रचारित की गई। मिर्जापुर जो वेब सीरियल है, मिर्जापुर वेब सीरियल जिसमें पंकज त्रिपाठी का अभिनय बहुत सराहा गया है, लेकिन अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि मिर्जापुर शहर की छवि बहुत गलत ढंग से पेश की गई है उस सीरियल के जरिए, और क्षेत्रीय भावनाओं की को आहत करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह की बातें लगातार मतलब आलोचनाएं भी होती हैं कई तरह की, और ये होता है कि साहब इसके जो कंटेंट हैं और इसकी जो भाषा है उसमें कुछ परिमार्जन होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, उस पर भी विचार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जैसे कहा कि अभी तक जो है इस पर कोई नियमन नहीं था, किसी तरह का सेंसर या किसी तरह का कोई जवाबदेही जैसी चीज सुनिश्चित नहीं होती थी, तो इसको लेकर के भी शिकायतें आती रहती थी, उठती रहती थी। इन शिकायतों के मद्देनजर जब बात हुई तो भारत सरकार ने पिछले जो फरवरी महीने में एक नियमन जारी किया, और नियमन क्या जारी किया कि साहब जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया या ऑनलाइन मीडिया या प्रिंट मीडिया के लिए जो नियमन हैं, जो कानून हैं, उसी तरह से इनको भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी उनके अंडर आना होगा, उनके तहत आना होगा, और कुछ इस तरह का नहीं दिखाना होगा, कुछ इस तरह की सामग्री नहीं परोसनी होगी जिससे कि देश की एकता को, अखंडता को और संप्रभुता को किसी तरह से खतरा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी तरह से खतरा हो, ऐसी सामग्री भी आपको नहीं परोसनी होगी जो दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्री। ऐसी सामग्री से भी बचना होगा जो समाज में हिंसा, द्वेष, तनाव फैलाने, सार्वजनिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली हो। प्लेटफार्मों को भारत के बहुनस्लीय, बहुधार्मिक और बहुजातीय संदर्भों को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसा कोई सामग्री नहीं देनी होगी जिसके चलते जातीय वैमनस्य बढ़े, धार्मिक भावनाओं को या सामाजिक भावनाओं को किसी की ठेस लगे। इन सारी बातों को लेकर के एक जारी किया गया, और इसके लिए एक ये भी कहा गया कि साहब जिस तरह से टीवी चैनलों के लिए या एक कोई नियामक है तो उस तरह का एक नियामक भी तैयार करना होगा। एक तो जो मतलब आपके बारे में अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म के को लेकर जो शिकायतें हैं उनको सुनवाई करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जो लोग हैं उनको भी एक नियामक बनाना होगा जो शिकायतों का निवारण करेगा। उसके अलावे जिस तरह से टीवी चैनलों के लिए एनबीएसए बना हुआ है या एनबीए है, तो उस तरह का भी एक नियामक आपको स्वनियामक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आपको भी बनानी होगी। इस तरह की बातें भी उसमें कही गई हैं। लेकिन इसको लेकर के लोगों में बड़ी आशंकाएं, तमाम तरह की आशंकाएं हैं, हो रही हैं कि भाई कानून तो है, सब कुछ है, ठीक है, उसका अगर अनुपालना नहीं होता है, उसके विरोध में कोई बात होती है तो उस पर कार्रवाई करने का तो है, लेकिन इसके लिए अलग से कुछ करने का मतलब कि जो स्वतंत्रता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो हमारे संविधान में भी है, जो एक मौलिक अधिकार के रूप में भी हमको प्राप्त हुई है, उसका कहीं इससे उल्लंघन न होने पाए, उससे कहीं उसका हनन न होने पाए, इसको भी देखना होगा, इसको भी सुनिश्चित करना होगा। ये बातें महत्वपूर्ण हैं इसको लेकर के। तो अगर इस तरह का कुछ बनता है तो वो कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात भी होगी, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि ये टीवी चैनलों के लिए है और सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर एक एनबीएसए बना हुआ है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनी हुई है। जो शिकायतें आती है उसका एक सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस जो है या कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसकी अध्यक्षता में वो काम करता है, एनबीएसए काम करता है। तो उसी की तरह की बात कही गई है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी किया जाएगा, इस तरह का एक नियामक बनाने की बात होगी। लेकिन वो व्यवहारिक कितना है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब मैं इसकी बात करता हूँ एनबीएसए की, तो उसके फैसलों को लागू कौन करेगा, उस पर अमल कौन कराएगा। जैसे एनबीएसए ने कभी अगर कोई फैसला कर दिया तो उस पर अमल कराने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एनबीए की है, जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन हैं, उन्हीं के ऊपर उनकी जिम्मेदारी होगी। अब मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि एक बार एक टीवी चैनल के खिलाफ शिकायत आई
उसने किसी महिला का इंटरव्यू दिखा दिया था जो वो इंटरव्यू हुआ नहीं था। उसको लेकर के वो मामला एनबीएसए में गया। एनबीएसए ने उस चैनल पर 5 लाख रुपए का मुकदमा ये जुर्माना किया, उसको फाइन लगाया। वो फाइन जुर्माना अदा करने के बजाय उस चैनल के मालिक ने एनबीए की मेंबरशिप छोड़ दी कि जब हम मेंबर ही नहीं रह गए तो हम हमसे जुर्माना कौन वसूलेगा। और आश्चर्य की बात यह है कि आज की तारीख में वही व्यक्ति, वही चैनल का जो मालिक है, वो एनबीए का चेयरमैन है। आप इस तरह से एनबीएसए और एनबीए के रिश्तों को समझ सकते हैं कि कैसे इस पे अमल होगा। तो उसी तरह की बात क्या कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी होगी, उसी तरह का कुछ होगा या कुछ अलग से भी बनेगा। जैसे प्रिंट मीडिया के लिए है, अभी तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया काम करती है। जो अगर कोई शिकायत किसी तरह की होती है, मीडिया को लेकर के शिकायत हो या मीडिया के लोगों के द्वारा किसी ब्यूरोक्रेट, किसी पॉलिटिशियन, किसी और के बारे में शिकायत हो, तो उन शिकायतों की सुनवाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। उसी तरह की एक बात चल रही थी, अभी भी वो बात है, लेकिन सरकार पता नहीं उस पर कब ध्यान देगी। एक मीडिया काउंसिल बनाने की बात भी चल रही थी, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, ऑनलाइन मीडिया के लिए भी वो कारगर हो, एक नियामक बने जो स्वतंत्र हो, स्वायत्त हो। इस तरह के नियामक की बात बहुत दिनों से चर्चा में है, मीडिया काउंसिल के नाम से या किसी और नाम से भी, लेकिन अब वो अभी तक जो है उसका कोई ठोस स्वरूप तो सामने आ नहीं सका है। लेकिन कोई ना कोई एक नियामक ऐसा होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का है, एनबीएसए या एनबीए उतनी कारगर भूमिका नहीं निभा पा रहा है, क्योंकि उसकी कोई बाध्यता नहीं है, उसको उसके अमल की कोई उस पर बाध्यता नहीं है। तो जब तक उसके अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक तो बात नहीं बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि अगर सरकार इसको देखना शुरू कर देगी, तो फिर अपने राजनीतिक लाभ और नुकसान के हिसाब से करेगी, अपने राजनीतिक जो उसके पूर्वाग्रह होंगे उसके हिसाब से करेगी। जैसे आप फिल्मों के बारे में भी आप देखिए कि उसके लिए सेंसर करने का, नियमन करने का तो एक है, स्ट्रक्चर है। जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है 1952 का, उसमें लगातार बार-बार बीच-बीच में संशोधन भी किए गए हैं कि जो सिनेमा में सेंसर होगा, या सेंसर के बजाय इसको आप कहिएगा कि जो सर्टिफिकेशन होगा कि कौन फिल्म एडल्ट है, कौन एडल्ट फिल्म नहीं है, ये इस तरह का सर्टिफिकेट देगा, या उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो सेंसर बोर्ड उसको देख करके स्क्रीन करके, सेंसर बोर्ड होगा जो उसको स्क्रीन करेगा, उसमें कोई खामी या कमी दिखाई देगी या कुछ होगा आपत्तिजनक दिखाई देगा तो उसको काट छाट करने की वो सिफारिश करेगा या मतलब डायरेक्टिव जारी करेगा, तो वो काट छाट होगी। लेकिन अभी तक इसके लिए तो कुछ भी अभी नहीं है ना, इसके लिए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए तो उस तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा यह है कि उसके बावजूद कई बार जो होता है कि सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को पास कर दिया, उसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया, उसमें सेंसर से भी क्लियर हो गया। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज होने की होती है या उसके कुछ हिस्से जारी होते हैं, तो पता लगा कि जनता के बीच में उसका विरोध शुरू हो जाता है कि साहब ये हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है, या किस खास तबके की धार्मिक भावनाएं इससे आहत हुई हैं। जैसे एक फिल्म आई थी पद्मावती, पद्मावती को को लेकर के एक जाति विशेष के लोगों ने हल्ला-हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जगह-जगह प्रदर्शन, तोड़-फोड़, उपद्रव होने लगे कि साहब इससे एक खास जाति के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कई फिल्मों में इस तरह का होता है। तो कई बार तो ये भी कहा जाता था कि साहब वो लगता है कि वो जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, फिल्म को ज़्यादा लोकप्रिय चलाने के लिए विवाद में डालना चाहते हैं, ताकि कुछ विरोध होगा, कुछ प्रदर्शन होगा तो इससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसका विस्तार होगा। तो खैर इन सब बातों में हम जाना नहीं चाहेंगे। मकसद मेरा ये है, कहने का मतलब है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसकी एक जवाबदेही भी बननी चाहिए। समाज के प्रति हो, सरकार के प्रति हो, अपने दर्शकों, अपने ग्राहकों, अपने श्रोताओं के प्रति एक जवाबदेही, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक बनना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और एक नियामक भी अगर बने, देखिए उस नियामक की शर्त यही होनी चाहिए कि वो किसी राजनीतिक या सामाजिक पूर्वाग्रहों से अलग हो। अब सेंसर बोर्ड भी पहले होता था, तो उसमें होते थे कि साहब जो स्वतंत्र होंगे, स्वायत्त लोग होंगे, उस ढंग के लोगों को उसमें रखा जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में कहा जाए कि जो राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दल से जो प्रतिबद्ध लोग हैं, वही लोग उसमें सेंसर बोर्ड में जाने लगे, तो उनके फैसले और उनकी जो भूमिका है सेंसर बोर्ड की, वो भी उसी रूप में परिलक्षित होने लग गई। तो इस तरह की कोई बात ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं होनी चाहिए। जो भी नियामक बने वो स्वायत्त हो, स्वतंत्र हो, निरपेक्ष हो, उस ढंग से काम करे, उसको स्वायत्तपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की छूट मिले, और वो
निर्छेद का विवेक करे। अगर कुछ लगता है कि गलत है तो ठीक है, उसके लिए उसको डायरेक्टिव जारी हो सकते हैं, उस पर वो कमेंट कर सकता है, या उसको अगर रोकने की बात है, कोई लगता है कि साहब इससे वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो उस पर रोक भी लग सकती है। लेकिन बात बात में अगर राजनीतिक विरोध को या राजनीतिक असहमति को भी अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय मान लेंगे, या मानेंगे कि साहब हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को इससे चोट पहुंच रही है, तो ये तो फिर गलत बात होगी। इस तरह का काम हमने देखा था इमरजेंसी के दौरान भी। इमरजेंसी में जो कोई भी कभी इंदिरा गांधी जी के बारे में, उनकी सरकार के बारे में कुछ भी खिलाफ बोल देता था, तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे खतरा महसूस होने लगता था। उससे लगता था इसको मीसा और डिफेंस इंडिया रूल के तहत जेल में डाल दिया जाता था। हम जैसे लोग भी जेल गए थे। लेकिन वही काम अभी भी हो रहा है। अभी तो मतलब तमाम हमारी जितनी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई कई बार कह चुका है कि साहब सरकार से असहमति व्यक्त करना राजद्रोह नहीं हो सकता है, या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे खतरा नहीं हो सकता है। लेकिन हमने देखा अभी पिछले दिनों में, मैं अभी जब प्रेस काउंसिल की एक टीम के साथ नॉर्थ ईस्ट गया था, तो वहां पे तमाम पत्रकारों ने बताया, मणिपुर के एक पत्रकार जो है किशोर चंद्र वांगखेम, उन्होंने फेसबुक पर सिर्फ इतना लिख दिया था कि साहब कोरोना का इलाज गोबर या गोमूत्र से नहीं, बल्कि विज्ञान से और सामान्य ज्ञान से संभव हो सकता है। यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे खतरा मान ली गई, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। विनोद दुआ ने कभी किसी चैनल पे कह दिया, सरकार को निकम्मा कह दिया या सरकार की विफलता के कारण गिना दिए, तो पता लगा कि साहब उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, फिर दोनों लोग बाहर, मतलब दोनों पर से केस हट गए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि कोई अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे, बहुत ज्यादा उसका नाजायज दुरुपयोग न करे, लेकिन सरकार भी नियंत्रण के नियमन या नियामक के नाम पर व्यक्ति की उसकी जो स्वतंत्रता है, फिल्मकार की जो स्वतंत्रता है, फिल्म बनाने की या वेब सीरियल बनाने की या डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की, उसकी जो अपनी स्वतंत्रता है, उसमें भी दखल ना होने पाए। वो भी इतना तो समझता ही होगा कि हम जो बना रहे हैं या जो हम दिखाने जा रहे हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर या देशों के साथ हमारे संबंध खराब ना हो, इसकी बात को भी सोचता ही होगा। जातीय विद्वेष न फैले, धार्मिक विद्वेष न फैले, धार्मिक तनाव न फैले, धर्म के आधार पर ये न फैले। तो इन सब बातों को तो ध्यान में रखने की जरूरत है, लेकिन इसके नाम पर असहमति को दबाने की कोशिश अगर की जाती है तो यह गलत होगा। मेरे ख्याल से तो यही है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान तो मेरे ख्याल से जो यही है, एक तो जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, जिस तरह से टीवी चैनल्स की है या प्रिंट मीडिया की है। हालांकि वो किस हद तक उस पर अमल हो पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी हमारे मतलब प्रेस काउंसिल है, लेकिन उसको कई कई बार लोग कहते हैं टीथलेस बॉडी है, या उसके रहने के बावजूद लगातार अखबारों में गलत खबरें या फेक न्यूज का प्रचलन बढ़ता ही है, देखने को आता ही आता है। टीवी चैनल्स के बारे में भी है कि जो खबर नहीं होगी उसको खबर बना देंगे, जो खबर होगी उसको दिखाएंगे नहीं। तो ये सारी बातें तो चलती ही रहती हैं। तो अब ओटीटी जो है प्लेटफॉर्म है, तो मनोरंजन के नाम पे जो काम हो रहा है, उसके तहत भी देखना होगा कि ठीक है, आप अगर कोई राजनीतिक मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब उस मैसेज का ऐसा ना हो कि समाज में उससे तनाव फैले या नफरत का माहौल बने, या जातियों को लगे कि साहब, कुछ लोगों को लगे, जैसे आश्रम के बारे में मैं कह रहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को या उनके संतों को लगा कि साहब उनके बारे में गलत छवि पेश की गई है, उनको गलत दृष्टि से दिखाया गया है और उनकी भावनाओं को ठेस लगी हुई है। तो इस पर भी विचार करना होगा। इसके लिए कोई ना कोई एक स्वतंत्र और स्वायत्त नियामक बनाने की जरूरत है। सेंसर किस रूप में होगा, किस रूप में नहीं होगा, ये देखा जा सकता है, वो नियामक तय कर सकता है। उसके लिए गाइडलाइंस या एथिक्स बहुत सारे तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है, मीडिया के लिए बनाया हुआ है। तो उसी तरह का एक गाइडलाइंस जो है फिल्मों के लिए भी या वेब सीरियल्स के लिए भी चाहे तो बना सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को चलाने वाले लोग हैं और सरकार है, सूचना प्रसारण मंत्रालय का जो काम देखने वाले सचिव या और लोग जो हैं उसमें अधिकारी हैं वो, या प्रेस काउंसिल जैसे संस्थाओं से भी मदद ली जा सकती है कि भाई ये लोग भी बैठे हैं, जो कुछ सम्मानित एडिटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक जस्टिस हैं, इन लोगों को मिला करके एक बना करके आपस में विचार विनिमय करके कि चूंकि अब ये फिल्मों का स्थान ग्रहण करने जा रहा है, या टीवी चैनल्स के जो धारावाहिक हैं उनकी जगह पे ओटीटी प्लेटफॉर्म का बाजार बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, फैलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसको उस ढंग से एक नियमन करने की बात हो, इसको जवाबदेही इसकी सुनिश्चित करने की बात हो, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये
सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। Yeah, I think the question answers, if any. शर्मा जी, सर मैं डॉक्टर रमेश जी को बुलाना चाहूंगी तो क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करें। धन्यवाद मोना मैम। मुझे लगता है कि तो हम लोग प्रश्न उत्तर की बात कर रहे हैं या क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, प्रश्न अगर पूछना होता सेंसरशिप पॉलिसी पे या प्रश्न पूछना होता ओटीटी से रिलेटेड कंटेंट रेगुलेशन पे, तो इसके लिए मुझे लगता है कि जैसा सर ने अभी बताया, हमें किसी ब्यूरोक्रेट से बात करना चाहिए था जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में हो या आईटी मिनिस्ट्री में हो, क्योंकि रेगुलेशन नियम जिसकी बात सर कर रहे थे, पॉलिसी जिसकी बात हो रही थी, ये जवाबदेही जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की होती है और मिनिस्ट्री की होती है। सर ने एक बात शुरुआत में कहा जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है बाकी लोग भी सहमत नहीं होंगे इस बात से, क्योंकि सर ने ये कहा कि जिस विषय के लिए बुलाया गया है इस विषय में उनकी पकड़ नहीं है या इस विषय पे सर बोल नहीं पाएंगे या उनका अनुभव नहीं है। सर मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो आपका अभी जो कुछ भी आपका उद्बोधन था, जो कुछ भी हम लोगों ने सुना, हमें नियम और सेंसरशिप पॉलिसी पे बात नहीं करना था, बल्कि हमें आपकी क्या भागीदारी है, इसका मतलब एक पत्रकार वर्ग की क्या भागीदारी हो सकती है, जो एक सवाल उठ खड़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी लेनी थी। तो आपका उद्बोधन सुनने के बाद एक दो सवाल लोगों ने पोस्ट किया है जिसका मैं उत्तर आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये है कि पहले जब इस तरीके की कोई समस्या पैदा होती थी समाज में तो लोग महादेव के पास चले जाते थे, कोई दूसरा तरीका नहीं होता था और दूसरा कोई उनके पास स्रोत भी नहीं होता था, और हमें लगा इस बार हम जयशंकर के पास चले गए हैं तो सही जगह पे गए हैं। आप पत्रकारिता से इतने सालों से जुड़े हैं और पत्रकारिता की जो सबसे प्रतिष्ठित बॉडी है उसको आप रेगुलेट भी कर रहे हैं, तो इसमें एक पत्रकार की भूमिका क्या हो सकती है सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, जो सरकार को अवगत कराए कि ये जो कंटेंट या जो कुछ भी समस्याएं हैं उसका जो कुछ भी प्रॉज एंड कॉन्स दोनों की बात मैं कर रहा हूं, उसके बारे में थोड़ा सा सर क्या हो सकता है। धन्यवाद। मैंने जो शुरू में ही कहा था कि एक तो जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी, जो भी चाहे वो फिल्म वर्ल्ड हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों की भी जवाबदेही अपने दर्शकों के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति और समाज के प्रति भी उनकी एक जवाबदेही होनी चाहिए, किसी हालत में भी ये इंश्योर करना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग रिएक्शन करना बंद कर दिए हैं, सवाल करना बंद कर दिए हैं। जो आप देखा होगा कि पहले अखबारों में जो संपादकीय पृष्ठ होते थे उस पे सबसे नीचे जो है संपादक के नाम पत्र होते थे, पत्रों में भी और पत्रिकाओं में भी। और हमारे जैसे लोग, मैं कह सकता हूं कि दिनमान जैसी पत्रिका में पत्र लिख लिख करके पत्रकार हो गए, तो वो सब चीजें गायब हो गई हैं। मतलब अखबारों में भी और पत्रिकाओं में भी अब लोग पत्र नहीं लिखते हैं या पत्र लोग छापते नहीं हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। तो उससे भी बहुत सारी बातें मिलती थी कि भाई हम वाला अखबार, आपके अखबार ने ये गलत खबर छापी है या आपके अखबार ने ये अच्छा लेख छापा है, या उसी तरह से चैनलों के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए, फिल्मों के बारे में, ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में भी लोगों की राय भी सामने आनी चाहिए। और पत्रकार जो है, पत्रकार की भूमिका तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हर विषय पे उसकी पत्रकार की भूमिका होती है निर्छीर विवेक करने की, तो अगर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए तो देखिए हमारे आदर्श रहे हैं कबीर दास जी, जो कहते थे कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो हमारा तो यह है कि जो गलत दिखाई देगा उसके गलत के खिलाफ हम लिखेंगे और जो सच होगा सच के साथ खड़े होंगे। और इसमें हम किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं होगी या ना किसी से हमारी कोई मित्रता होगी, तो इस ढंग की बात होनी चाहिए कायदे से। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है कि आज की हमारी जो पत्रकारिता है वो थोड़ा इधर हो जाएगा फिल्म और सेंसर के नाम से, लेकिन मैं उससे कहना चाहूंगा कि आज की जो पत्रकारिता है वो प्रतिबद्ध पत्रकारिता हो गई है। चाहे आप किसी विपक्ष की आवाज बनना चाहते हैं या फिर सत्ता पक्ष की आवाज बनना चाहते हैं, आप या तो अंधभक्त पत्रकार हैं या फिर अंध विरोधी पत्रकार हैं। मतलब ये जो पहचान बन रही है, इस पहचान से थोड़ा मुक्त होने की जरूरत है और लोगों को जो निर्छीर विवेक है, जो सच है उसके साथ खड़ा होने की बात है।
और जैसे इसी बारे में OTT प्लेटफॉर्म के बारे में भी कई फिल्में आई हैं। अब धार्मिक कहते हैं लोग कि हमारी धार्मिक आस्था को, हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच गई। अब आपकी धार्मिक भावनाएं इतनी कमजोर है क्या, या आपकी धार्मिक आस्था या आपका धर्म इतना कमजोर है क्या कि किसी फिल्म के किसी डायलॉग से आपकी आस्था गड़बड़ा जाएगी, आपकी आस्था बिखर जाएगी? अब जैसे फिल्म है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म के बारे में कह रहे हैं, उसी तरह से 2 फिल्में आई थी, आपको याद होगा, ओ माय गॉड या आमिर खान की जो ये थी PK थी। उन फिल्मों में भी जबरदस्त जम करके प्रहार हुआ, लेकिन अंधविश्वास के ऊपर प्रहार हुआ, किसी धर्म के ऊपर प्रहार नहीं हुआ। लेकिन अब उसको लेकर के भी उस समय कुछ लोगों ने वितंडा खड़ा करने की कोशिश की थी। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जरूर रखना होगा कि भाई फिल्मकार जो है वो भी समाज के बारे में सोचता है, एक नई दिशा देने के बारे में, जो समाज के अंदर जो नई चीजें हो रही हैं। अब फिल्में जो है हमारी घिसी पिटी वही जो पहले जमाने से चली आ रही है, पहले वाले धर्रे पर कि भाई ये हिट हो जाएगी और ये नहीं हिट होगी, ये चल नहीं पाएगी। मैं बता रहा हूँ, मैं चूंकि मुंबई शहर में भी रहा हूँ मैं, और एक बार हमारी बातचीत हो रही थी एक फिल्मकार सईद मिर्जा साहब से, तो हमने उनसे पूछा कि साहब ये आर्ट फिल्में नहीं चल पाती हैं और कमर्शियल फिल्में जो हैं वो बहुत चल जाती हैं, ऐसा क्या है, क्यों ऐसा होता है कि आर्ट फिल्मों को सिर्फ लोग अवार्ड के लिए चुनते हैं कि मैंने उनको ये अवार्ड मिल गया, वो अवार्ड मिल गया, लेकिन जनता के बीच में नहीं जा पाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखिए सवाल ये है कि आप क्या परोसते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम 2 तरह की चीजें ही परोस रहे हैं, कहेंगे कि इसमें से कौन अच्छा है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि जैसे शोले बहुत अच्छी हिट हो गई फिल्म, लेकिन शान भी उसी लोगों ने बनाई थी, उसी ढंग से बनाई थी कमर्शियल फिल्म, वो तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर कोई ये डिस्ट्रीब्यूटर या बाकी जो फिल्म के से जुड़े हुए लोग हैं, अगर ये कह करके कि साहब आर्ट फिल्म कोई देखना नहीं पसंद करता है, तो उसी तरह से हमारे जो टीवी चैनल्स में, अब टीवी चैनल्स जो चल रहे हैं, तो टीआरपी का संकट हर बात में लोग, हमारे टीवी चैनल पर जब भी कभी होती है बात, हम लोग जब बात करते हैं कि भाई आपने ऐसी चीज क्यों दिखाई या ये क्यों दिखा रहे हैं, तो बोला नहीं आप जानते नहीं है, वो थर्सडे को जो टीआरपी का जो डाटा आता है ना, तो उसको देखते हुए एक दिन पहले हम लोग का एकदम मचलना शुरू हो जाता है। तो जो टीआरपी के लिए हम सब कुछ करते हैं, अब टीआरपी का खेल क्या है आप समझ लीजिए। हमारे देश में पहले क्या होता था कि 3-4 आर होते थे, राखी सावंत, रामदेव और राजू श्रीवास्तव। ये 3 जो है टीआरपी को घटाने बढ़ाने वाले लोग होते थे कि पता लगा किसी चैनल का अगर टीआरपी गिरने लगा तो राजू श्रीवास्तव की मिमिक्री शुरू करा दीजिए, हालांकि अब वो भी इस समय कारगर नहीं है। फिर हुआ रामदेव बाबा का कि साहब वो उनका योग शुरू कर दीजिए, टीआरपी बढ़नी शुरू हो जाएगी। या इस सब भी से नहीं बन रहा है तो राखी सावंत उलझुलूल कपड़े पहन करके उलझुलूल बातें बोल करके आएगी, उससे टीआरपी बढ़ जाएगी। अब एक नया चल गया है जो कि वो राष्ट्रवाद है, हिंदू मुसलमान है, भारत पाकिस्तान है, इस पर चर्चा करनी शुरू कर दीजिए तो टीआरपी बढ़ जाएगी। लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम एक बार जो है, जब राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके साथ हम कई देशों की यात्राओं पे गए थे, 2 बार गए थे उनके साथ। एक बार हम लोग यात्रा के क्रम में आइसलैंड गए थे। आइसलैंड जहाँ पे वो 6 महीने दिन और 6 महीना रात होती है। तो आइसलैंड में हमने देखा कि टीवी चैनल्स पे कोई न्यूज वगैरह आती ही नहीं थी। तो हमने लोगों से पूछा कि साहब यहाँ कोई न्यूज नहीं देखते हैं क्या, पॉलिटिकल न्यूज नहीं देखते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब यहाँ न्यूज देखते हैं, एक प्राइम टाइम शो होता है उसको सब लोग देखते हैं। हमने कहा उसमें क्या होता है? तो बताया कि साहब वो नेकेड न्यूज होती है। नेकेड न्यूज जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत लोकप्रिय है, वो सब लोग देखते हैं। उसमें क्या होता है कि साहब जो एंकर लेडी होती है वो एक-एक न्यूज ब्रेक के बाद कपड़े उतार देती है और अंतिम न्यूज खत्म होने के समय वो पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाती है। तो वो खबर वो चैनल सारे लोग देखते हैं, उसको देखते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि जब दुनिया में वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर आया तो सबसे पहले एज ए नेशन दिवालिया होने वाले देश का नाम था आइसलैंड। आर्थिक मंदी से पहले आइसलैंड दुनिया में सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाला देश था, लेकिन आर्थिक मंदी के दौर में वो पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग नेकेड फिल्म देखते थे, नेकेड न्यूज देखते थे। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि उनका पैसा कब इजराइल और अमेरिका के पास चला गया, उनको कुछ मतलब नहीं। तो हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो लोग भी उसी तरह से जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता के इशूज हैं, उनको छोड़ करके कुछ इस तरह की चीजें दिखाना परोसना शुरू कर दे रहा है। तो ये बात लंबी हो जाएगी, मैं इसको थोड़ा ये करना चाहता हूँ। ये कहने का हमारा मतलब यही है कि पत्रकार जो है, साहित्य है, समाज फिल्म है, उसको समाज का दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण को उस ढंग से दिखाओ, लोगों के बीच उस तरह से ले जाइए जिससे कि
समाज को एक दिशा मिल सके, जो सकारात्मक दिशा मिल सके, रचनात्मक दिशा मिल सके, इस दिशा में काम करना चाहिए। पत्रकार की भूमिका भी मेरे ख्याल से इसी दिशा में होनी चाहिए। जी। एक सवाल और है सर, ये अभी आपने एनबीए का जिक्र किया, नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन का। इस तरीके की अगर कोई संस्था बन जाए, लेकिन उसके बाद भी जैसा हम टेलीविजन में देखते हैं, कुछ चैनल्स हैं जो एनबीए को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर कोई रेगुलेशन हमारा नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इससे क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी बनने के बाद समाधान निकल आएगा जिसके लिए लोग बात कर रहे हैं? ऐसा क्या संभव है सर? नहीं, सवाल है कि उसके पास अधिकार क्या होंगे। जो नियामक बॉडी बनेगी, चाहे वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हो या कोई और बॉडी हो, वो कितना अधिकार संपन्न होगी, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि कितना आसान हुआ एनबीए में, जो एनबीएसए ने फाइन लगाया 5 लाख रुपए का एक चैनल के ऊपर, उस चैनल के मालिक ने एनबीए छोड़ दिया, और वही मालिक, चैनल के मालिक जो हैं, आज एनबीए के चेयरमैन बने हुए हैं। तो अब उनसे आप किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? तो बाकी लोग कहेंगे ना कि भाई, जब आप पर जुर्माना हुआ था तो आप तो मेंबरशिप भी छोड़ के चले गए थे। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा प्रेस काउंसिल है, तो प्रेस काउंसिल अखबारों को सेंसर भी कर देता है, कभी उनके विज्ञापन रुकवा लेता है, कोई गलत काम करते हैं तो, या इस तरह के और भी फैसले करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी सेंसर करता है, या पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी फैसले करता है, इस तरह करता है। लेकिन अब वो कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी हम चूंकि उसके सदस्य रह चुके हैं, अभी हाल के दिनों तक जो है सदस्य रहे हैं हम, तो उसके जानते हैं हम उसकी बातों को। लेकिन वही है कि थोड़ा उसको और अधिकार संपन्न करने की बात होना चाहिए। या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी बनती है, चाहे फिल्मों के लिए बने या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बने, तो उसको थोड़ा और अधिकार संपन्न हो, और उसके लिए उसकी सीमाएं भी हो। जाहिर सी बात है कि एक सीमा के बाहर भी बहुत न जाने पाए। उसको दोनों तीनों चीजों का ख्याल रखना होगा कि एक तो जो फिल्मकार है या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर किसी तरह की आंच न हो, उससे किसी तरह का समझौता न हो। लेकिन ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, उनके सीमाओं को भी रेखांकित करे, उनके जवाबदेही को भी सुनिश्चित करे, और ये कहे कि भाई उनका जो कंटेंट है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वागत हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन उसके नाम पर उसका अतिक्रमण न होने पाए। ये न लगे कि साहब आपका जो कंटेंट है वो समाज में कहीं विद्रूपता या विद्वेष या तनाव या इस तरह की बात फैला रहा है, या वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे कुछ खतरा जैसी चीज परोस रहा है। तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। इसको रेगुलेटरी बॉडी जो है वो उसको सुनिश्चित कर सकती है। तो इसके लिए जैसा मैंने कहा आपसे कि सरकार के प्रतिनिधि हों, सूचना प्रसारण मंत्रालय के लोग हों, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग भी हो सकते हैं, और भी जो एडिटर्स हैं, एडिटर गिल्ड है या और संस्थाएं हैं, इस तरह के लोग हैं। फिर ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के से जुड़े हुए लोग, उनके जो कुछ प्रतिनिधि हों, उनको मिल करके आपस में बैठ करके एक बात तय करनी होगी कि भाई चूंकि एक नया फील्ड है, नया माध्यम डेवलप हो रहा है और जो तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको सही दिशा में ले जाने के लिए, सही दिशा देने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपस की बातचीत से कोई समाधान निकल सकता है। जी सर, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है सारे सवालों का जवाब आपने दे दिया है। जिन लोगों ने भी सवाल पोस्ट किया है उनको लग गया होगा कि उनके सवाल का जवाब मिल गया है। एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में है सर, ओटीटी कंटेंट, ओटीटी की जो लोकप्रियता है आज की तारीख में, वो उसका कंटेंट है। जो व्यूअर होता है उसके कंटेंट को देख करके अट्रैक्ट होता है। अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी बने और उसके कंटेंट को भी सेंसर कर दिया जाए, तो उसका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ्यूचर होगा? नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा ना कि कंटेंट जो कि फिल्मों में बहुत आप नहीं दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं। टीवी चैनल्स पे उस तरह की बातें तो एकदम एक तरफा आती हैं, आती भी नहीं हैं। जो अपने मन की जो बातें हैं या जो हम जो देखना चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं, वो अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म से आ रहा है, उसका कंटेंट अगर मजबूत है, तो उसी के कारण लोगों का आकर्षण हो रहा है। लोग घर में बैठे-बैठे देखिए, एक तो इसके डेवलप होने का, जैसे मैंने कहा उसको, कि मुख्य कारण तो यह भी है कि जो कोरोना काल में अब घर से बाहर निकलना बंद हो गया, सिनेमा हॉल्स में जाना बंद हो गया, और दूसरे उस ढंग की सिनेमा फिल्में भी नहीं आ रही हैं। जो एक मोनोटोनस बन गया है, चाहे वो टीवी का सीरियल्स हो या फिल्मों का भी हो, वही पुराने स्थापित जो हीरो हीरोइंस और उनके अपने नखरे, उस ढंग से देखते देखते लोग थक ऊब से रहे थे। और जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं,
इसमें कई लोग तो वैसे भी, जैसे मनोज बाजपेयी है, राधिका आप्टे है, या ये क्या नाम है अपना, और भी कई चेहरे इस तरह के हैं, पंकज त्रिपाठी है, कई फिल्मों में लोग आए हैं, लेकिन अब एक फिल्म में आ गए, अच्छा काम भी कर लिया, उसके बाद अचानक पता लगा गायब हो गए, बियावां में खो गए। लेकिन अब उनको इस प्लेटफॉर्म ने एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो इससे अपनी बात वो कर पा रहे हैं। और उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा चूंकि नियमन से बाहर है अभी तक, तो इसलिए लोगों को आकर्षित करता है कि चलो ठीक, हम जो रोज अपने इलाके में देखते हैं, अपने आसपास की बातचीत में सुनते हैं, कहते हैं, वो बात हम देख रहे हैं, टीवी पर दिखाई दे जाएगा, चैनल पे या अपने मोबाइल पे दिखाई दे जाएगा, या ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगा, तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस आकर्षण को बनाए रखने के लिए, ठीक है, अगर उसमें कोई बहुत ज्यादा उल्लंघन हो रहा है, बहुत ज्यादा वो सीमा का अतिक्रमण हो रहा है, तो बात समझ में आ सकती है, थोड़ा बहुत उसको कर सकते हैं। लेकिन उसके नाम पे, जैसे अब मैंने कहा ना, मुख्य रूप से बात यही आती है कि खास तौर से जब अगर आप राजनीतिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों के आधार पर बातों को तय करेंगे, चीजों को तय करेंगे, और कहेंगे कि साहब ये असहमति जो है वो भी राष्ट्रद्रोह है, या असहमति सरकार से, या सरकार की नीतियों से, या सरकार के फैसलों से, चाहे कोई भी सरकार हो, आज किसी की सरकार है, कल किसी और की होगी, इसके पहले किसी और की थी, तो वो तो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन सरकार से असहमति जाहिर करना ये लोकतंत्र का मौलिक अधिकार है, मौलिक सिद्धांत है, उसी पर टिका हुआ है हमारा लोकतंत्र। तो उसको भी अगर आप कहेंगे कि साहब इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जो ये फिल्म दिखाई है, या जो वेब सीरियल दिखाया है, ये तो हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहा है, हमारे खिलाफ हमारे नेता की छवि को मलिन करने का काम कर रहा है, उस आधार पर अगर तय करना शुरू करेंगे तो गलत बात होगी। और कहीं ना कहीं एक देखना होगा कि जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ठीक है, उसका अतिक्रमण नहीं कोई किसी को करना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला भी नहीं होना चाहिए। नियमन के नाम पर, नियमन या सेंसर के नाम पर उस पर अटैक भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि एक स्वतंत्र और स्वायत्त नियामक बनना चाहिए, जो इसको तय करे, और उसमें सब लोग मिल करके, आपस में मिल करके राह बनाएं, एक समाधान खोजें, उसी से बात बन सकती है। और तभी शायद हो सकता है कि ये जो मनोरंजन का एक नया फील्ड तैयार हुआ है, जो लोगों को लग रहा है कि अच्छा मनोरंजन लोगों को मिल रहा है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा कि बार बार जो आ रहा है कि सब बच्चे नहीं देख सकते, या क्या हो सकता है, उसका जो अश्लीलता और जिस ढंग की बातें कुछ दिखाते हैं लोग, तो उस पर थोड़ा सोचने की बात तो जरूर है। हालांकि उसमें है कि जो हम चाहेंगे वही देख सकते हैं, उसके लिए इनके पास अपना पासवर्ड होता है, उसके हिसाब से लोग जो देखते हैं। कई बार होता है कि अपने बच्चे अलग से देख रहे हैं, हम अलग से देख रहे हैं, कोई और कर रहा है, उसके शेयर करके देख ले रहे हैं लोग। तो ये सब चीजें तो हैं, लेकिन उस पर ध्यान तो देने की जरूरत जरूर है कि भाषा, ठीक है, एक भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा में गाली, जैसे हम लोग भी गाँव में गाली बहुत देते हैं, गाली बहुत सुनते हैं, या अच्छा लगता है उसमें उस समय में, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर उसको हम महिमा मंडित तो नहीं कर सकते हैं कि गाली गलौज की भाषा को सार्वजनिक मंच से हम उसको महिमा मंडित नहीं कर सकते हैं। तो ओटीटी जो प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोग हैं, या उस पर जो सीरियल्स या फिल्म तैयार बनाने वाले, प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, उनको भी इस पर थोड़ा सा ध्यान तो जरूर देना चाहिए कि भाई ठीक है, आम बोलचाल की भाषा है, आप कह सकते हैं कि साहब मिर्जापुर में इसी तरह की भाषा बोली जाती है, या बनारस में इस तरह की भाषा बोली जाती है, या हरियाणा के गाँव में या पंजाब के गाँव में इस तरह की भाषा बोली जाती है, इसी को हमने इस्तेमाल किया है। तो ऐसा हो सकता है लोकल लेवल पे, लेकिन आप चूंकि आप पूरे देश दुनिया को आप दिखाना चाहते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा जरूर कहीं ना कहीं एक मर्यादित ढंग से, वो उसी बात को हम मर्यादित ढंग से भी कह सकते हैं। अगर इस पर भी विचार करें लोग, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर, बहुत सारगर्भित था आपका जवाब। समय और जिज्ञासा के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। मैं मुना मैम से निवेदन सर, I just wanted to a little bit update, जैसे कि एनबीए की बात की सर ने, तो एनबीए है न्यूज कंटेंट के लिए, और वी हैव बीसीसी जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल है। उसी की लाइंस पे हाल ही में डीएमसीआरसी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल भी बनाई गई है, जिसके तहत जो भी ओटीटी में कंटेंट के ऊपर कोई भी अगर क्वेश्चन है या क्वेरी है, तो इसी काउंसिल को वो जाएगा, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जो हैं उसके तहत ही बनाई गई है। और उसके चेयरमैन ऑफ दैट काउंसिल इज जस्टिस विक्रमाजीत सेन, और 10 लोगों की वो कमेटी है
और अभी हाल ही में आई थिंक जून या जुलाई में ही वो बनी है, और उसमें एक केस भी आया था इस काउंसिल के पास OTT से रिलेटेड, और दैट इज एक कोई सीरियल आ रहा है जो 84 सिख राइट्स के ऊपर आधारित है, और उसके ट्रेलर को लेके एक कंप्लेंट इस काउंसिल के पास आई, जो पहली इस काउंसिल के पास कंप्लेंट आई। तो उसमें जो कमेटी मेंबर्स हैं, इसमें काउंसिल के मेंबर्स हैं निखिल अडवाणी, तिग्मांशु धूलिया और बहुत सारे जाने माने जो लोग हैं वो इसके पार्ट हैं। इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ब्रॉडकास्टर्स। तो उन्होंने उस केस को लिया और उसके ऊपर डिसीजन भी दिया कि एक ही सिर्फ ट्रेलर के ऊपर वो डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं है, तो वो पूरे सारा सीरियल देखने के बाद ही वो कह सकेंगे। तो इस तरह की ये बॉडी ऑलरेडी आ चुकी है। तो मेरा मानना ये है कि अभी आने वाले समय में इस तरह की और मे बी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज आ सकती हैं, और वो अपने कार्य अच्छे से करेंगे। और ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ अपने जो भी हमारे स्पीकर हैं उनके साथ के एक बिल्कुल फाइन बैलेंस जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी और न्यूट्रलिटी और बैलेंस को बनाना बहुत ही जरूरी है जब हम OTT की बात करते हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर कुछ ज्यादा रेगुलेशन होगा तो भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक बिल्कुल फाइन बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम। काफी इंफॉर्मेटिव था ये सबके लिए। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समापन टिप्पणी के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद, विप्स का धन्यवाद। अभी जयशंकर जी ठहरिए, अभी धन्यवाद का समय नहीं आया है। हाँ, अभी सर समापन टिप्पणी के लिए मैं चेयरपर्सन सर प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगी। सर जयशंकर जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जयशंकर जी और हम एक साथ गए थे गाजीपुर में एक बार एक सेमिनार में, आजमगढ़ में एक मदरसे में, और वहाँ का जो हम लोग के एक और वो हमें महिलाओं का वो मदरसा था, और जो इम्प्रेशन लेकर हम लोग गए थे और जो लौट करके आए वो बिल्कुल भिन्न था। लड़कियां वहां पर हिजाब में तो थी और बाकी चीजें, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल था, बातचीत भी थी, एक अच्छा खासा सेमिनार था, डेलिब्रेशन था। तो विषय कंटेंट में कितनी सत्यता लोग बरतते हैं दिखाने में, बताने में, सब तो स्पेशल बहुत डिस्कशन हो रहा है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक आपने बड़ी एक जो बात कह रहे थे आपकी, जो ये चर्चा का विषय भी रहा है कि भाई प्रिंट का क्या होगा। तो प्रिंट का क्या होगा अगर ये बताना है अपने विद्यार्थियों को, तो जयशंकर जी के आज के व्याख्यान को उनके सामने रखें। विषय कोई भी हो, कितना भी शॉर्ट नोटिस हो, प्रिंट का घिसा हुआ पत्रकार जो है सो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट तैयार करके आपके सामने रख देता है। उसके अंदर वो राइटर भी होता है, रिसर्चर भी होता है, थिंकर भी होता है, फिलोसफर भी होता है, और एक दिशा भी देता है। तो ये जो एक बड़ा डिस्कशन हमेशा होता रहता है कि भाई प्रिंट इज ओवर, टीवी इज ओवर, फ्लाइज करनी घेर गए, वो कभी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, लिखे हैं। ठीक है, आप कलम से ही लिख रहे हैं, भाषा को मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन और अगर मैं तो ये कहूंगा कि आज हिंदी पत्रकारिता की कोई क्लास हो रही होती, पत्रकारिता की भाषा जिसको विकृत किया ना भारत टाइम जैसे अखबारों ने, जिसको मतलब कि वो अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी पत्रकारिता में घुसाया, मतलब कि वो जो पत्रकारिता की भाषा है और हिंदी की जो अपनी एक गरिमा है, हिंदी का जो अपना एक ये श्रृंगार है, वो सब आज। और आप कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे थे, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपके साथ कई पैनल डिस्कशंस किए हैं, आप अपने एक्सटेम्पोर बोलते हैं और उसमें भाषा पर इतनी अच्छी पकड़, ये तो मतलब हम लोग सब चीज की बात करते हैं, जो हमारे मीडिया के स्टूडेंट हैं वो क्या होगा, ये क्या होगा,
अरे सबसे पहले तो अपनी भाषा को ठीक, अगर तुम्हारे पास भाषा है और तुम्हारे पास अगर नॉलेज है और लैंग्वेज है तो फिर बाकी सब चीजें हो ही जाएगी। ये तो एक तो मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए, और जो आपने जो एक बात जो रखी थी और डीन साहब ने भी जो हमें अपडेट किया, बड़ा अच्छा अपडेट किया हम लोग। अब ये है कि ये संस्था कितनी अधिकार संपन्न है। जो संस्था बनी है विक्रमजीत सेन वाली, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज बैठ गया तो संस्था अधिकार संपन्न हो जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को हम लोग देख चुके हैं, कोई अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जज क्या ने उसको गार्ड, वहां पर वो कार्डजो जैसा जज बैठा था प्रेस काउंसिल का चेयरमैन बन के भी, लेकिन कितना बोलता था वो, लेकिन फिर भी कितना इफेक्टिव हुआ प्रेस काउंसिल। तो वो कितना अधिकार है और उसके ऑर्डर्स को कौन एग्जीक्यूट करता है। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह से कि अगर ग्रहण पे वो बैन लगा देती तो उनकी इज्जत को बांट लग जाता, क्योंकि ग्रहण तो रिलीज होती है। हाउ मतलब कि यहाँ तो चलो सिनेमा हॉल में आप ताला लगा दोगे, बैन कर दोगे, किसके मोबाइल फोन किसके ऊपर कहाँ रोकेगा? क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है? आपने कानून बना दिया है, कमेटी बना दी, सब कुछ कर दिया, क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास कि जगह जगह उसको ब्लॉक कर दो, जगह जगह उसको कर दो? ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो सोचने का काम सरकार का है। अगर सरकार सेंसरशिप लाना चाहती है तो सेंसरशिप को इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, ये सरकार का ही चैलेंज है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अब हाइब्रिड के दौर में आ गए हैं जयशंकर जी। सिनेमा हॉल खुल भी जाएंगे तो लेकिन बहुत कितने लोग सिनेमा हॉलों में लौट करके जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब हाइब्रिड का दौर आ गया है, घर के कंफर्ट पे सिनेमा देख लेते हैं, उस तरह की टीवी स्क्रीन आगे से देख लेते हैं। वो ओटीटीज का तो एक अपना एक टाइम आ गया है, मुझे उनका टाइम आ गया है, अपना टाइम आएगा जो वो है, इनका टाइम आ गया है वो जो है। और ये चलेंगे कुछ दिन, सिनेमा हॉल कैसे कूप करेंगे, कैसे उसको उनकी इकोनॉमी, उनका रेवेन्यू मॉडल कैसे होगा, कैसे अपने आप को रिवर्क करेंगे। जैसे सिंगल अब जितने शहरों के जो छोटे छोटे शहरों के जो माइलस्टोन होते थे, सिनेमा हॉल, अभी दिल्ली में कंट्रोवर्सी हो रही है, नॉवेल्टी सिनेमा दिख गया। बताइए साहब, नॉवेल्टी सिनेमा अपने आप में दिल्ली में, नॉवेल्टी सिनेमा एक पता होता था पुरानी दिल्ली में, नोवेल्टी सिनेमा के दाएं, नोवेल्टी सिनेमा के बाएं, नोवेल्टी सिनेमा के पूरा। अब नोवेल्टी सिनेमा बिक गया, उसमें कंट्रोवर्सी चल रही है कि 34 करोड़ में बिका या 200 करोड़ में बिकना चाहिए था, क्या था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि नोवेल्टी सिनेमा बिक गया। और आगे आने वाले समय में कितने ये मॉल चल पाएंगे, कितने मॉल में मल्टी स्क्रीन, ये सब चीजें तो वक्त बताएगा। लेकिन आपने जो बातें रखी आज के इसमें टॉक में, और कि जो मूल बात है, कमेटी कोई भी बना दो, कानून कोई भी बना दो, उसको एग्जीक्यूशन कैसे होगा, हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इट? कानून आप कुछ भी बना दीजिए, मतलब आपने ये जो एंटी रेप लॉ तो कई सालों से थी, उसको तो स्ट्रेंथन अब जाकर के इसके बाद किया गया, निर्भया केस के बाद किया गया। तो कानून तो था, लेकिन अब उसके बाद भी अभी भी है, उसके बाद में तो उसी तरह से कानून तो ठीक है, सरकार कानून बना देगी, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका कितना डिजायर है, कितना वो कटिबद्ध है, कितना वो उसके लिए आतुर है, ये तो सरकार पर डिपेंड करता है कि उसको क्या एग्जीक्यूशन पावर चाहिए। या तो ये हो सकता है कि भाई कुछ, एक तो ये भी होता है, आप भी इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि भाई जजेस को ऑब्लाइज करने के लिए या कुछ और लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए इन जैसे संस्थाओं में जगह दे दी जाती है, ठीक है, मतलब। और आपका अपना भी प्रेस काउंसिल में काम करने का फ्रस्ट्रेशन रहा होगा, कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन बाकी लोग डिसइंटरेस्टेड है, उनको अपने पर्क्स और पोजीशन से मतलब है, उसके आगे देखना नहीं चाहते। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स तो आएंगे। कमेटी बन जाएगी, कमेटी कितना काम कर पाएगी, दिस ओनली टाइम विल टेल। जयशंकर जी आप आए हम लोगों के बीच में, इतने शॉर्ट नोटिस पर आए, और जब चर्चा हो रही थी कि इतने शॉर्ट नोटिस में किसको बुलाया जाए, तो प्रवीण ने आपका नाम सजेस्ट किया और हमसे कहा कि प्रिंट के वो महाविष्णु है, तो वो तो बढ़िया एक आलेख हमें लिख करके दे ही जाएंगे सेंसरशिप के ऊपर, और कोई कुछ करना करे। और बहुत आनंद आया आप हमारे यहाँ आए, कभी हमारे कॉलेज भी आप आइए फिजिकली, आपसे वहाँ मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।
सर मैं अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप अपने अपने कीमती समय में अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। ये हमारे लिए बड़ा ही सम्मानीय है। और मैं अपने प्रतिभागियों का भी शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने बड़े ही सभ्यता एवं सौम्यता के साथ सेशन में भाग लिया।